हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे इकोनॉमी का लेसन चल रही है। 2 लेसन आ चुकी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के साथ और फिर उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा घमासान इस बार हो रहा है किसान बिल को लेकर, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एमएसपी और प्रोक्योरमेंट है जो कि बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि अभी जो किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान भाई लोग, उनका एक ही डिमांड है कि एमएसपी उनको रिटर्न में चाहिए। एक ही डिमांड नहीं, उनका बहुत सारा डिमांड है, बट उसमें से एक ये है कि एमएसपी रिटर्न में चाहिए। क्योंकि सरकार कहती है कि वो इतने क्रॉप्स में एमएसपी देती है, बट किसानों को वो उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए एमएसपी के बारे में डिटेल में समझिएगा। फिर यहाँ पे टाइम बचेगा तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में समझाऊंगी कि पीएलआई स्कीम इस बार आया है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्कीम है। देखते हैं इसमें क्या है, तो इसके बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो कितना जो है हमारे यहाँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके का हो रहा है इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल मैं कहूँगी, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर आपको पता है कि हमारे पीएम कितना ज़्यादा वो अटेंटिव है और कितना ज़्यादा वो यहाँ पे एक के बाद एक जो है स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज है लास्ट डे इस ईयर का, 2020 ईयर का। तो आप लोग का कैसा रहा ये साल? आई नो कि आप लोग नेगेटिव ही बोलोगे कि अच्छा नहीं रहा, बट अबव ऑल दोज थिंग्स की कोरोना वायरस एंड वॉट एवर, आप लोग इसके अलावा बता सकते हो कि आप लोग की लाइफ कैसी रही एक साल। आपकी जो रेजोल्यूशन थी वो पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई, या फिर कैसा रहा? आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। 2020 ख़त्म हो चुका है, कल से हम लोग न्यू ईयर को स्टार्ट करने वाले हैं। हर महीने मैं कहती हूँ कि न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, बट अब यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग स्टार्ट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोग को सबसे पहले विश की हूँ तो कोई ना, चलिए अच्छे से आप लोग अपने लाइफ को लेकर चलिए और आपकी न्यू ईयर जो है पूरी खुशियों से भरी पड़ी हो। आपकी जितनी भी विशेष हो, आप जो भी ड्रीम्स आपने रखा है अपने लिए, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो। ये मैं अपने तहे दिल से मनोकामना आप लोग के लिए करती हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से आप लोग के लिए। अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, जो भी गोल है वो सारी चीज़ें आप लोग को मिले, और एकदम दिल से मेहनत कीजिए। कोई भी चीज़ ना आपको नहीं मिलने वाली, सस्ते में कुछ नहीं होता है। खूब मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जो है आप जो भी चीज़ सोचते हो, खुद को जैसे देखते हो, वो सारी चीज़ें जो है ना फुलफ़िल हो पाती है। तो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अपने आप पे विश्वास रखिए। ठीक है, तो इसी बेस्ट विशेस के साथ हम लोग जो है आज की लेसन को यहीं पे एंड करेंगे। यहीं पे नहीं करेंगे, पूरी लेसन पढ़ के ही एंड करेंगे, लेकिन हाँ, कल से फिर हम लोग एकदम तरोताज़ा न्यू तरीके से। और जैसा कि आज आप लोग यहाँ पे मीन्स आंसर राइटिंग आपको दिया गया है, थोड़ी सी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है, आई नो वेरी वेल, बट अबव ऑल कि आप लोग अपने स्टडीज़ के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडीज़। 24 आवर्स इज़ एनफ कि जिसमें आप मस्ती भी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हो, और जो भी आपका काम है वो भी आप कर सकते हो। तो प्लीज़ मॉर्निंग में उठ के या कभी भी आपको अच्छा लगता है, आप अपने टाइम ज़रूर निकालिए स्टडीज़ के लिए, और उसमें आप लोग थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए। कल से हम लोग यहाँ पे विज़न आइज की जो टेस्ट सीरीज़ है मेंस की, उसकी क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगी, उसके मॉडल आंसर भी आप लोग को मिलेंगे। तो वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, जो कि आपको यूपीएससी से ही डायरेक्ट टैकल होते हुए दिखने को मिलेगा। तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो GS3 से है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैंग्रोव स्वैम्स होते हैं वो हमारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन होने से, स्टॉर्म सर्जेस होने से और सुनामी होने से। तो जो इंडिया में मैंग्रोव्स हैं वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते जा रहे हैं और क्लाइमेटिकली आप देखोगे तो वल्नरेबल होती जा रही है। यानी कि हमारे इंडिया की जो मैंग्रोव्स है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी क्वालिटी डिग्रेड होते जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बहुत सारी ऐसी रीज़न है। रीज़न तो आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगा, नेचुरल रीजंस भी है, साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी है। हमारे द्वारा भी ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि हमारे जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, मैंग्रोव्स वगैरह है, वो सब आज की डेट में जो है ना अपनी जो सुंदरता थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं हमारे नज़रों में कम हो रही है। इंपॉर्टेंस कमी है, तभी तो हम लोग उसको कंजर्व करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि क्लाइमेटिकली वल्नरेबल हो रही है मैंग्रोव्स, और इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली आप देखो कि फ्रजाइल होते जा रही है, यानी कि बर्बाद होते जा रही है। कहीं ना कहीं इनकी जो इनका जो यहाँ पे
इनका जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस था वो कहीं ना कहीं घटते जा रहा है, तभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैंग्रोव्स के बारे में जाकर आप लोग पढ़िए, अच्छे से इसके बारे में लिखने का कोशिश कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखिए और 10 मार्क्स की है। और कल से जैसे कि मैं बता रही हूँ कि विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप ही लोग की यहाँ पे सजेशन थी कि मेन्स की मैं टेस्ट सीरीज़ कराऊँ, तो टेस्ट सीरीज़ करा रही हूँ। तो उसके लिए अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो बस इस email ID पे आप लोग मेल कीजिए, आपको जो है यहाँ पर डिटेल पता चलेगा। कल मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आइए इसके आंसर बता देती हूँ। सबसे पहला है, ये प्रीवियस ईयर है, याद रखिए ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATM इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ATMs है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो, और ATM की जो फुल फॉर्म है ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत ही खूब है, आप लोग अच्छे तरीके से जवाब दिए हो। तो ATM को जो लिंक करता है वो यहाँ पे है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज सी। सेकेंड का अगर हम लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि द मनी विच इज़ क्रेडिटर इज़ अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यानी कि आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी, जैसे आपने अगर कोल्ड ड्रिंक भी खरीदा है तो उसके लिए आप पे करते हो, तो जो भी आप पे कर रहे हो, जो भी नोट दे रहे हो, सिक्के दे रहे हो, तो वो शॉपकीपर जो है वो उस करेंसी को लेने से वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा है तो उसके बदले में जो आप उसको नोट दे रहे हो वही वो लेगा, इसको डिनाई नहीं कर सकता। इसको कहते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, पहली की आंसर यहाँ पे सी हो गई है। ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जो कि लार्जेस्ट नेटवर्क है जो यहाँ पे ATM को शेयर करता है। इसको डिज़ाइन और डेवलप और डिप्लॉय किया गया है किसके द्वारा, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो कि 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि सारे ATMs को इंटरकनेक्ट किया गया है। ये रन किया जाता है नेशनल पेमेंट और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और NPCI जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारे रिटेल पेमेंट आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सेटअप किया गया है RBI और साथ ही साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन के गाइडेंस के तहत। तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लीगल टेंडर मनी आप लोग समझ गए, एक टाइप का पेमेंट है जो कि यहाँ पे कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि लीगल है ना। जैसे कि आज के डेट में आप देखते हो कि जो भी आप न्यू नोट्स आए हैं, 200 के नोट्स आए हैं, ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग 2000 के भी नोट्स यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है कि लीगल टेंडर है, यानी कि यहाँ पे लीगली ये जो है ना हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को अगर सरकार और मोदी जी आकर रात में कह दे कि मित्रों ये 2000 की रुपी जो नोट है अब ये आपका लीगल टेंडर नहीं रहा, तो लीगल टेंडर अगर नहीं रहा तो इट मीन्स कि वो एक कागज़ हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा आप लोग ने 2016 में फील किया होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जिसके भी पास 500 और 1000 के नोट्स थे, वो जैसे ही PM मोदी ने ये अनाउंस किया कि ये लीगल टेंडर अब इसकी ख़त्म हो गई है, इट मीन्स कि वो आपका जो 500 का कीमत था उस नोट का, वो आपका टर्न आउट हो गया एक सिंपल पीस ऑफ पेपर में। ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, उस पीस ऑफ पेपर में आपको कोई चना भी नहीं देने वाला है। तो वो वही चीज़ें है यहाँ पे। ठीक है, आइए आज की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेसन देखा है तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। पहली है कि व्हाट इज़ GST कंपनसेशन सेस, ये होता क्या है, क्योंकि इस बार न्यूज़ में है तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग कि CPI को क्यों यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कल हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो आप अभी रिवीजन के लिए इसको आंसर ज़रूर कीजिए। आप लोग को लगता है कि हाँ जानते तो है, क्या ज़रूरत है लिखने का, ऐसे ही कुछ सोचते हो ना, लेकिन ट्रस्ट मी कि आप एक बार लिख लेते हो ना तो वो आप यहाँ पे टाइप करते हो कमेंट में, लेकिन ये आपके प्रिंट कहाँ होता है, आपके माइंड में प्रिंट होता है। और जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो यही चीज़ें माइंड से जो है ना वो निकल के बाहर आता है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में जाते हो तो उस समय क्या करना होता है, दिमाग से बाहर निकालना होता है। और अभी आप क्या कर रहे हो, दिमाग में इसको बैठा रहे हो। तो टाइप करना लिखना सीखिए, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आपको आज नहीं तो कल इसका इंपॉर्टेंस ज़रूर पता चलेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि कमेंट कीजिए, मैं अपने कमेंट को बढ़ाने के लिए नहीं, मैं कमेंट करने के लिए भी बोलती हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 की है, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन होते हैं वो उनको कौन सेलेक्ट करता है ये बताना है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। इस तरीके के क्वेश्चन से आपको समझ में आता है कि कितना बेसिक चीज़ें UPSC पूछती है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक, हमेशा हम लोग बैंक बैंक बैंक, जब भी हम लोग हर एक मंथ की मैगजीन डिस्कस करते हैं तो इकॉनमी में बैंक के बिना तो हम लोग जाते नहीं हैं, गुजरते नहीं हैं। लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना कि आखिर पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन होता है उसको एक्चुअली सेलेक्ट कौन करता है। पॉलिटी में तो आप लोग पढ़ते हो कि हाँ प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते, ना जाने क्या क्या, लेकिन यहाँ पे भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए बताइए इसका आंसर, फिर कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है लिक्विडिटी ट्रैप। सो व्हाट इज़ दिस? न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उनके उनके जो इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है। लिक्विडिटी ट्रैप अगर कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में सर्टेन क्लिक करना चाहिए कि ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, हमारी इकॉनमी को ये नेगेटिव तरीके से दर्शाता है, यानी कि हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, तब हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में ये फिट कीजिए। सेकंड चीज़ है, अब समझिए डेप्थ में जा चल के कि लिक्विडिटी ट्रैप एक्चुअली है क्या। ट्रैप मीन्स क्या होता है? फंस जाना। कहीं पे भी आप लोग अगर ट्रैप हो जा रहे हो तो इट मीन्स कि फंस जाना। और यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी यानी कि तरलता, ये ट्रैप हो चुका है। तरलता क्या है? तरलता आपके जो पर्स में जो पैसे हैं ना, पैसे को हम लोग बोलते हैं तरलता। मनी, पैसों में बहुत पावर होता है, ये आपको पता ही है। अगर आपके जेब में पैसे होते हैं ना तो आपके माइंड में और आपके दिल में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, आप आसानी से बाहर जाते हो और कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी पसंद आता है तो आप परचेज़ कर लेते हो। लेकिन यही चीज़ अगर आपके पॉकेट में, जेब में पैसे ना हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। सोचते होंगे आप बाहर निकल के कि ठीक है जब पैसे आ जाएंगे तब ये चीज़ें खरीदेंगे, या फिर आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये तरलता है, ये आपका लिक्विडिटी है। समझ गए ना? लिक्विडिटी में बहुत पावर होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रैप हो गया। यानी कि आज की डेट में जो है ना लिक्विडिटी ट्रैप है, कहीं ना कहीं ये पैसे फंसे हुए हैं और हमारे इकोनॉमी में ये पैसे जो है ना अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहे, जिसके कारण हम लोग के पास पैसे नहीं आ रहे। तो हम लोग के पास पैसे नहीं आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे? आप ही सोचिए, आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप क्या करते हो? एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपकी सैलरी ख़त्म होने लगती है और आपकी एक्सपेंसेस जो है सब कुछ हो जाता है, तो फिर लास्ट के एक 1 वीक जो है वो काट पाना मुश्किल होता है। तो उस समय सारी चीज़ों में हम लोग कटौती करते हैं, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। 20 रुपये की चीज़ को भी हम लोग 15 रुपये कराते, नहीं भैया 15 में ही दे दो। तो ये क्या है? ये हमारे पास तरलता की कमी हो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप हो गया है। तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन आता है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है और सेविंग रेट हाई हो जाता है। यानी कि जब आप लोग ये समझ में आता है कि आप लोग के पास पैसे ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि आपको घर से, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, आपको घर से जो है 5,000 आपको मंथली मिलता है। ठीक है, जस्ट सपोज 5,000 मिल रहा है। तो 5,000 मिल रहा है तो आपको पता है कि 5 ही हज़ार मिल रहा है, जिसमें कि आप जो है चैन से ज़िंदगी तो नहीं जी सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रूम लेके रह रहे हो तो आपको रूम रेंट देना होता है, आपको बहुत सारे तरीके के आपकी खुद की खर्चे होती है, खाना पीना, किताब कॉपी, सारी चीज़ें होती है। तो उसमें आप लोग क्या करते हो कि सेविंग आप लोग बढ़ा देते हो, सेविंग बढ़ा देते हो। तो यही चीज़ें होती है कि जब यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है, मार्केट में पैसे की कमी हो रही है, तरलता यहाँ पे घट रहा है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो उस समय क्या देखने को मिलता है ना कि सेविंग रेट हाई हो जाता है। लोग जो है ज़्यादा सेविंग करते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो है बहुत लो हो जाता है। साथ ही साथ आप लोग देखो यहाँ पे कि इससे ये देखने को मिलता है कि जो एडिशनल मनी सप्लाई है ना वो हमारे इकॉनमी में जनरेट तो हो रहा है, लेकिन वो जनरेट जो हो रहा है ना वो सेविंग की तरफ भाग रहा है, नहीं कि इन्वेस्टमेंट की तरफ। यानी कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग उस पैसे को ना इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप लोग उस पैसे को रखने में बिलीव करोगे, सेविंग करने में ज़्यादा बिलीव करोगे। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि कितना ज़्यादा अनसर्टिनिटी बढ़ चुका है। आपको लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपकी जॉब जो है खतरे में है। जब ये आपका लॉकडाउन था, लॉकडाउन के ओपन होने के बाद ना जाने कितने लोगों की सैलरी कट हो गई, ना जाने कितने लोगों का जॉब भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ना आप लोग को समझ में आएगा कि जब आपका जॉब सिर्फ ऐसे ऐसे सिचुएशन में आके लटक गया है कि आपका हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आपका जॉब खत्म हो जाए, या फिर इस नेक्स्ट मंथ से आपका सैलरी आधा आ जाए, तो आप क्या करोगे? जितना भी पैसा आपके पास होगा ना आप उसको सेव करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे। फाइन, ये समझ रहे हो? पैसे की कमी के कारण आप लोग क्या क्या सिचुएशन को किस किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। अपने आप में इस चीज़ों को सोचने का कोशिश कीजिए। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि पैसे तो है, पैसे आ रहे हैं, एडिशनल मनी भी आ रहा है, लेकिन सिचुएशन सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के जो है कहीं ना कहीं हम आपकी जॉब सही तरीके से सेफ नहीं है, या फिर आप लोग की जो मनी है वो कट होने वाली है, सैलरी कट होने वाली, तो आप लोग उसको सेविंग करोगे। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि सेविंग बढ़ जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे ना। आपके पास खुद ही 50,000 है तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? क्या पता आपका आगे जॉब होगा कि नहीं होगा, तो आपको उसी में ज़िंदगी आपकी चलानी है, तो इसलिए उसको आप सेविंग करके रखोगे, पूरे वक्त के लिए आप लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो क्या ग्लोबल इकॉनमी भी जो है ना इस लिक्विडिटी ट्रैप में ये स्टक हो चुकी है? क्योंकि इंडिया की इकॉनमी तो स्टक हो चुकी है लिक्विडिटी ट्रैप में,
लेकिन यहाँ पे क्या ग्लोबल इकॉनमी भी स्टक हो चुकी है, ये समझना होगा। इकोनॉमिक सिचुएशन जो यहाँ पे पैंडेमिक के कारण क्रिएट हुआ है, इसके कारण कुछ चीज़ें हम लोग को लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ लेते हुए जा रहा है। जैसे देखिए कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 60% जो ग्लोबल इकॉनमी है, जिसमें से 97% एडवांस इकॉनमी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे 1% से भी कम रखा गया है। और साथ ही साथ आप देखो कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जो कि यहाँ पे आज की डेट में नेगेटिव में है, जीडीपी आज की डेट में कितना है, सारे कंट्रीज़ की आप देखोगे तो नेगेटिव में जा चुकी है। बस जो कोरोना वायरस फैलाने वाला कंट्री है ना, वो आज की डेट में भी पॉजिटिव जीडीपी को लेकर घूम रहा है। तो ये तो बहुत ही इनजस्टिस वाली बात है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा है तो है। तो हमारी जीडीपी भी डाउन है, सारी कंट्रीज़ की जीडीपी भी डाउन है, जिसके कारण जो है इंटरेस्ट रेट भी कम हो चुका है। और इसी के साथ आप देखो कि सेंट्रल बैंक के पास जो है ना वो बहुत कम दायरा होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को कट कर सके अगर दूसरा शॉक उनको देखने को मिला तो। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग कर रहे हैं। तो ये उल्टा सिचुएशन हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंकों का, तो आप लोग क्या करते हो, जाते हो ज़्यादा लोन लेते हो, बैंक भी क्या करती है आरबीआई से लोन ले लेती है। तो इस तरीके का सिचुएशन चलता है और मनी जो है ना वो फ्लो होते रहता है। मनी की जो है ना वो आपको तरलता देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन इंटरेस्ट रेट तो कम है भैया, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सेविंग करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत सिचुएशन है किसी भी कंट्री के अर्थव्यवस्था के लिए। ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी तक आप देखोगे उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ग्लोबल डिमांड आप देखोगे तो ये स्लगिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की पैंडेमिक के कारण इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही जो पोटेंशियल करेंसी वॉर देखने को मिल रही है, अभी अभी आपने देखा दिसंबर मंथ में स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यूएस के द्वारा हमें जो है ना करेंसी मैनिपुलेशन के लिस्ट में डाल दिया गया इंडिया को। तबकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, चाइना ऐसा काम करता है, लेकिन पता नहीं ये डोनाल्ड ट्रम्प को क्या लगता है, पता नहीं। बट आप देखो कि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण जो है मनी सप्लाई पूरे वर्ल्ड में जो है वो बढ़ गया है। ऑब्वियस है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यहाँ पे बैंक भी जो है आरबीआई से उधार ले लेते हैं, हम लोग भी जो है वो लोन ले लेते हैं। तो इससे जो है ना मार्केट में पैसे आ जाते हैं, जिससे कि करेंसी वॉर देखने को मिलता है। तो ये करेंसी वॉर भी हो गया है, इफ़ेक्ट है। यानी कि जो अगर हम लोग देखें डेवलपिंग वर्ल्ड के, तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम उनकी जो डेवलप होते जा रही है, यानी कि आप लोग देखो कि जो हाई इंटरेस्ट रेट उनके कंट्री में है, तो उसके कारण अलग ही तरीके का उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बट रिसेंटली कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पेरू और चिले हैं, उसमें चाइल या चिले जो भी आप बोलते हो, तो ये चाइल है जिसमें कि ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इनका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो ज़ीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनकी इकॉनमी पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखो कि इसको कहते हैं क्या, लिक्विडिटी ट्रैप। यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप आप जब भी सुनो तो समझो कि इकॉनमी में एक भयंकर सिचुएशन आ रहा है जो कि एक नेगेटिव तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो क्या इंडिया को वरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप के कंडीशन में आ चुके हैं। तो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट अगर हम लोग लॉकडाउन का इंडिया में देखें, तो इससे क्या हो सकता है कि डिमांड जो है ना वो यहाँ पे अगेन आप लोग देखो कि घट सकता है, जिसके कारण हमारा इंडिया की इकॉनमी डाउन हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की इकॉनमी में डिमांड और सप्लाई बेटर होना चाहिए। अगर डिमांड है हम लोग की कि हम लोग को खाने के लिए जो है चिप्स चाहिए, हम लोग को खाने के लिए जो है डिफरेंट चीज़ें चाहिए, मायनीज़ चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, हमें पकौड़े चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो हमारी डिमांड है, तभी तो यहाँ पे मार्केट से सप्लाई होगा, मार्केट में सप्लाई होगा, तभी तो ये सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी तो ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराएंगे। लेकिन अगर डिमांड होगा ही नहीं, हम लोग खाएंगे ही नहीं, हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, कपड़े ही नहीं अच्छे से खरीदेंगे, सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में कहाँ घूमने जाए, ना क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो फिर शॉपिंग क्यों करें। तो हमारी डिमांड घट गई है। बेसिकली आप देखो कि लोगों की डिमांड घट गई है। तो इस डिमांड के हटने से क्या होता है कि सप्लाई नहीं होता है, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो डिमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के डेट में जो डिमांड घट गया है ना, ये ज़रूर आप समझ सकते हो कि ये काइंड ऑफ रिस्क है हमारे इंडियन इकॉनमी में। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो कि अगर इन्फ्लेशन भी यहाँ पे 6% से कम हो जाता है, वो भी क्वार्टर के ही विदिन, और जो कि आरबीआई इसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे कंट्री के इकॉनमी में। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि क्या रेमेडियल मेजर्स है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है लिक्विडिटी ट्रैप का, उससे यहाँ पे बचने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ग्लोबल सिंक्रोनाइज करना, यानी कि जो फिजिकल पुश है, हमें ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से डिमांड चल रहा है, उस तरीके से जो है हमें भी अपने कंट्री में पुश करना है। फिजिकल अथॉरिटी क्या करते हैं कि वो एक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं डिमांड को, वो भी कैश ट्रांसफ़र करके, यानी कि कंजप्शंस को सपोर्ट करके, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करके, और किस किस फील्ड में, तो मेडिकल फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ हो गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गए। तो ये सारे कुछ मेजर फील्ड है जिसमें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जो है ना एक अच्छा खासा फिस्कल पुश हो सकता है। साथ ही कोऑर्डिनेशन और कलेक्टिव ईजिंग होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से जो भी यहाँ पे जो आफ्टर टॉक निकल कर आता है, बातें निकल कर आती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की भी और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे आरबीआई के मेंबर, गवर्नर, सबको ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक अरेंजमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब हमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम लोग री एवेलुएट करें कि जो भी ग्लोबल अरेंजमेंट है, जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, ग्लोबल सप्लाई चेंजेस आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जो कि एक बेटर इन्वेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना लिक्विडिटी ट्रैप को कहीं ना कहीं मेजर्स कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं। कि सबसे पहला तो हमें ग्लोबल तरीके से समझना होगा कि क्या डिमांड है, डिमांड को सपोर्ट करना होगा जिससे कि हमारे यहाँ भी एक बेटर तरीके से फिजिकल पुश हो। सेकंड है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। एंड थर्ड है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अरेंजमेंट को फिर से रीविजिटिंग करने की ज़रूरत है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे रेमेडियल मेजर्स बताई जा रही है। तो लिक्विडिटी ट्रैप आप लोग समझ गए कि लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही लो होगा और सेविंग रेट जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट। तो रिसेंटली आप लोग देखे हो कि जो एग्री रिफॉर्म बिल यहाँ पे पास हुआ है, इसके कारण फार्मर्स में जो है बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे एमएसपी रिजिम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फार्मर्स ऐसा कह रहे हैं कि इस तरीके का जो कानून लाया गया है, 3 लॉ जो लाए गए हैं अभी सरकार के द्वारा, उससे एमएसपी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले एक एक बात हम लोग यहाँ पर फिर से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि प्रोक्योरमेंट रिजिम क्या है हमारे इंडिया में। तो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो ये एक एश्योर्ड मार्केट जो कि फार्मर्स के लिए है और एक अच्छा खासा ये रोल प्ले करता है कि कैसे यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न को गाइड करे, कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करे। यानी कि आप लोग देखो कि सरकार जो है ना, जब भी यहाँ पे किसानों की फसल जब उगाई जाती है, बोई जाती है, तो उससे पहले जो है एमएसपी डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ इतने में वो खरीदेंगे, इतना वो फसल खरीदेंगे और कितने रुपीज़ में खरीदेंगे। मान लीजिए कि प्याज की सीज़न स्टार्ट हो गई है और प्याज को जो है बोया गया है, तो प्याज को बोने से पहले ही सरकार यहाँ पे क्या करते हैं कि किसानों से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है ना वो यहाँ पे पर केजी वो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एमएसपी होता है कि जब बोने से पहले अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाए, उसकी प्राइसेस फिक्स्ड हो जाए। और यानी कि यहाँ पे किसान को क्या फ़ायदा होता है, अब किसान को ये फ़ायदा होता है ना कि मिनिमम तो उनका रेट यहाँ पे फिक्स हो गया है। यानी कि अगर उनका मार्केट में इस तरीके से प्रोडक्शन जितना भी यहाँ पे प्याज है अगर वो नहीं बिकता है तो सरकार इसको खरीद लेगी, यानी कि कहीं से भी जो है घाटा नहीं लगने देंगे फार्मर्स को। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास ये फुल छूट है कि वो यहाँ पे 10 रुपये पर केजी से बढ़ाकर जो है वो मार्केट में जितना में दाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट उनको ये दिया जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि सरकार जो है प्रोक्योर करती है, इसी तरीके से प्रोक्योर करती है फिक्स्ड करके। तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे उनको बताया जाता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, साथ ही कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको किस तरीके से इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट को अनेबल करने के लिए यहाँ पे आप देखो कि एक फ्लोर प्राइस होता है जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रोक्योर करती है, यानी कि लेती है फार्मर से, जो उनका प्रोडक्शंस को लेती है, तो इसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो जो लेती है तो वो कैसे लेगी, एक मिनिमम जो है यहाँ पे प्राइस फिक्स होगा, तो इस तरीके से जो है प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। अब ये एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम कम से कम न्यूनतम जो है यहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक उनका प्राइस लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एमएसपी जो है एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जैसा है और इसको मार्केट प्राइस जैसा यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एमएसपी को हर एक साल आप देखो 23 कमोडिटीज़ के ऊपर नोटिफाई करती है, जिसमें से आपका 14 जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है, 7 क्रॉप जो है वो यहाँ पे रबी क्रॉप है एंड 2 ईयर्स यहाँ पे सीजन क्रॉप, कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप्स देखने को मिलेगा। तो 3 तरीके के आपको जो है मेनली क्रॉपिंग सीजन्स देखने को मिलता है, एक खरीफ क्रॉप है, एक रबी क्रॉप है और एक जायद होता है। तो अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो इस समय आपको कौन सा क्रॉप सीजन देखने को मिलेगा, तो इस समय आपको रबी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अभी यहाँ पे अक्टूबर से लेकर ये आपका मार्च तक चलता है, अप्रैल में फिर हार्वेस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका जो अप्रैल मई जून का जो महीना होता है उसमें आपको जायद क्रॉप देखने को मिलेगा, जिसमें मेनली आप लोग वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर, ये सारे जो है आप लोग देखते हो। साथ ही उसके बाद आप लोग देखो कि जून से ही आप लोग देख सकते हो कि जब
मानसून की सीज़न स्टार्ट होती है तब से ये खरीफ क्रॉप स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जून से लेकर आपका सितंबर एंड तक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये आपका हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये एक क्रॉपिंग सीज़न है हमारे यहाँ जो कि 3 तरीके का है। तो ये तीनों में से जो जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप होते हैं उसके ऊपर सरकार के द्वारा एमएसपी दिया जाता है। साथ ही साथ टोटल कमोडिटीज़ कितने हैं, 23 कमोडिटीज़ है, ये याद रखना है। 14 खरीफ क्रॉप में है, 7 रबी क्रॉप में है एंड 2 यहाँ पे कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप्स है। साथ ही साथ 23 क्रॉप्स में आप देखोगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे फेयर और रिन्यूमरेटिव प्राइस भी यहाँ पे बोलती है, किसके लिए, तो शुगर केन के लिए और जूट के लिए, क्योंकि ये आपका कैश क्रॉप में आता है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है ना कि फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस देती है। अब ये क्या हो गया फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, इसका कहने का मतलब है कि फार्मर्स को, एक किसान को गन्ने उगाने में कितना इनपुट लगा, यानी कि गन्ने उगाने में जो है उनको कितना इनपुट लगा, यानी कि कितना उनको मेहनत करना पड़ा, उसको उसके लिए फर्टिलाइज़र्स, उसके लिए बीज लाना, उसके लिए इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होना, या फिर सारी चीज़ें लेकर, जैसे आप देखते हो कि फसल को बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक एक लंबा पीरियड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है छिड़काव करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ के लिए जो है फार्मर्स को कितना ज़्यादा पे करना पड़ा, कितना लागत लगा यहाँ पे जो है शुगर केन या जूट के प्रोडक्शन में, तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे सरकार उनको यहाँ पे पेमेंट करती है। सरकार पेमेंट तो नहीं करती, लेकिन हाँ सरकार उसका उस तरीके से जो है यहाँ पे प्राइस लगाती है कि कहीं से भी घाटा ना हो, क्योंकि शुगर केन और जूट आप लोगों को पता है कि एक लंबा यहाँ पे इसका जो है आप पैटर्न चलता है, क्रॉपिंग पैटर्न चलता है। तो इसलिए इसमें जो है सरकार फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस देती है। इस शुगर केन और यहाँ पे जूट में आपका जो है एमएसपी नहीं लगता, एमएसपी की जगह यहाँ पे फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, यानी कि फेयर प्राइस मिलेगा, जितना खर्चा हुआ है फार्मर्स को उतना ही मिलेगा, उनको कहीं से भी घाटा नहीं होने देना। और रिन्यूमरेटिव प्राइस है, यानी कि जितना उनका इनपुट लगा है उसी के हिसाब से उनको देना है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो बेटर है, लेकिन उससे कम नहीं फार्मर्स को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी जो नोटिफाई किया जाता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है। अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी का क्या नाम है, इसका नाम है यहाँ पे CACP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसके बाद काफ़ी स्टेट पीसीएस और काफ़ी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एमएसपी कौन डिसाइड करता है। तो एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, इसके द्वारा ये आपका इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है कि एमएसपी कितना होना चाहिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि A2 वर्सेस C2 डिबेट होता है। तो ये है क्या A2 वर्सेस C2 डिबेट, यानी कि अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि एमएसपी जो दिया जाता है ना, उसमें भी डिफरेंट मेथडोलॉजी होते हैं। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे एमएसपी को डिसाइड करना चाहिए। बट हमारे कंट्री में क्या फॉलो किया जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। CACP के द्वारा यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है एमएसपी, तो वो यहाँ पे किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो यहाँ पे देखते हैं कि फार्मर्स कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रॉप को उगाने में फार्मर्स का कितना खर्चा हो रहा है, वो बीज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल से लेकर फर्टिलाइज़र से लेकर पेस्टिसाइड से लेकर उनका कितना खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर जो है CACP के द्वारा एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ इसको डिसाइड कैसे किया जाता है ये देखिए, एक यहाँ पे फॉर्मूला है A2 कहने का मतलब है एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, खर्चे है, वो किस चीज़ से यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, इनपुट प्राइसेस में क्या चेंजेस हुआ है और मार्केट प्राइस में क्या ट्रेंड है, डिमांड और सप्लाई का क्या सिचुएशन है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी कितना है और जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या इफेक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस सिचुएशन में कैसा है। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पे क्या पता चलता है, A2 पता चलता है। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इट मीन्स कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है, एक अगर प्याज यहाँ पे आपका उग के बाहर निकल कर आता है, हार्वेस्ट होकर निकल कर, जब यहाँ पे प्याज आपका जब बन जाता है पूरी तरीके से, तो प्याज को उगाने में कितना ज़्यादा कॉस्ट लगा वो यहाँ पे मैटर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि इनपुट प्राइस में क्या चेंजेस आया, क्योंकि आप देखते हो कि फर्टिलाइज़र का दाम, बीज का दाम हमेशा सेम नहीं होता है, कभी कभी इसके दाम बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी घट भी जाते हैं। मोस्टली आप देखोगे कि चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में आप लोग भी देखोगे कि जो भी बिस्किट आप खरीदते हो, पार्ले जी खरीदते हो या गुड डे खरीदते हो, 10 रुपये का आपको वो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर से क्वांटिटी खिसक जाती है, क्वांटिटी कम हो गया लेकिन प्राइस वही रह गया। तो समटाइम्स आप देखोगे कि प्राइस भी बढ़ जाता है, अब 2 रुपये 1 रुपये आपका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो कितना चेंजेस हो रहा है इनपुट प्राइस में ये देखना है। साथ ही मार्केट प्राइस का क्या ट्रेंड है। अब प्याज आप देखो कि आज के डेट में जो है 32 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ना कभी अभी इसको घट के 18 रुपीज़ पर केजी भी आ जाएगा, 15 रुपीज़ भी आ जाएगा। एक समय था जो बढ़ के ये 100 रुपये पर केजी आ गया। तो यानी कि मार्केट में क्या प्राइस है उसकी भी ट्रेंड को देखना है। डिमांड और सप्लाई सिचुएशन कैसा है। अब देखिए जब ठंड की मौसम आती है तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या होता है कि जो फ्रूट्स है उसकी डिमांड कम हो जाती है। गर्मी में आप देखोगे कि फ्रूट्स का डिमांड ज़्यादा होता है।
ठंड में कम देखने को मिलता है। तो यानी कि मौसम के हिसाब से भी देखने को मिलता है कि कैसा डिमांड है, कैसा सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, यानी कि इंटर क्रॉप जो है उसका क्या प्राइस है, एक ही जैसा क्रॉप का या फिर एक एक अलग अलग क्रॉप का जो है ना, वो आप लोग देखो कि अलग अलग स्टेट में क्या उसका प्राइस है। मान लीजिए कि झारखंड में और बिहार में प्याज बोया गया और प्याज का यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो गया, तो झारखंड में उसका क्या प्राइस है और बिहार में क्या प्राइस है, इस चीज़ को डिफरेंस देखा जाएगा। साथ ही जनरल प्राइस लेवल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी कि फार्मर्स अगर इस तरीके का प्याज उगा रहे हैं तो उनको क्या यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग में किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, मार्केट प्राइस सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ उगाते हैं उसको अपने प्रोडक्ट अपने कंजप्शन के लिए तो रखते ही है, साथ ही साथ दूसरे कंट्री को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि फिक्स्ड प्राइस है हर टाइम आपको देखने को मिलेगा, कभी ना कभी जो है जिस तरीके का सिचुएशन रहता है उस तरीके का जो है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का भी जो है प्राइस होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर यहाँ पे क्या रखा गया, A2 रखा गया है कि खर्चे को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। और ये फाइनल MSP जो डिटरमाइन किया जाता है ना, ये यहाँ पे फंक्शन यानी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना हो रहा है और यहाँ पे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर यानी कि FL को भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। क्या होता है फैमिली लेबर, जैसे आप देखो कि सिर्फ किसान भाई हम लोग कहते हैं कि एक आदमी किसान है, लेकिन कोई एक आदमी किसान है ना तो उसके फैमिली जो है ना वो पूरे किसान है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो भी आप देखोगे कि उनकी बीवी भी किसान खेती में लगे रहती है, उनके जो बच्चे हैं वो भी टाइम टाइम पे जो है ना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो पूरा फैमिली किसान होता है, सिर्फ एक आदमी ही किसान नहीं होता है। तो यहाँ पे फैमिली लेबर का जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है फाइनल MSP इस तरीके से डिटरमाइंड होता है। पहला तो A2 है कि कितना यहाँ पे खर्चा निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ जो फैमिली का लेबर है, यानी कि पूरे आप देखोगे कि कोई भी फसल ऐसे ही आराम से नहीं निकल कर आता है, कई घंटों तक धूप में जो है ना घर की महिलाएं यानी कि किसान भाई तो रहते ही है, उनकी बीवी भी घर पे रहती है, उनकी माँ भी है, तो वो भी आपको खेत में देखने को मिलेगा। समटाइम्स बच्चे भी जो है खेत में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खेलने कूदने में नहीं, फसल को देखभाल करने में। तो इस तरीके से उनका पूरा टाइम जाता है, यानी कि वो पूरे लोग जो जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं ना, सबको यहाँ पे ख्याल रखते हैं पूरे फसल का, तो ये फैमिली लेबर हो जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि अब यहाँ पे ये तो हमारा फाइनल MSP है जो कि इस तरीके से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी समय से ये डिमांड है कि हम लोग को डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड को यहाँ पे जो है कंसीडर करना चाहिए, और ये क्या है, तो ये C2 है। यानी कि अभी हमारे यहाँ जो है ये A2 प्लस FL यहाँ पे जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन डिमांड है कि C2 को यहाँ पे डिमांड मतलब ये C2 को यहाँ पे अडॉप्ट करना है। और C2 को अडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या चेंजेस होगा, सबसे पहले इससे क्या होगा ना कि जो देखिए सारे किसान जो है बड़े किसान नहीं है हमारे यहाँ कैसे किसान है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। तो स्मॉल और मार्जिनल जिनके पास जो है ना वो 1 हेक्टेयर से कम का भी ज़मीन है या फिर किसी और की ज़मीन में वो जाकर जो है वहाँ खेती करते हैं, तो किसी और की ज़मीन अगर वो लीज़ पे भी लेते हैं तो उनको रेंट देना होता है। इस चीज़ को तो ऐड नहीं किया गया है इसमें, यानी कि A2 में इस चीज़ को तो ऐड नहीं किया गया, यानी कि जो किसान भाई अपना ज़मीन का जो रेंट देते हैं उसको कौन देखेगा, उसका कौन ख्याल रखेगा, तो उसको नहीं ऐड किया जाता है। तो वो बाकायदा किस में होता है, वो C2 में होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है यानी कि फिक्स्ड कैपिटल से उनका जो खुद का फिक्स्ड कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी फैमिली लेबर्स की जो वैल्यू है उसकी वेजेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है C2 में। यानी कि मैं अभी बताई कि एक किसान भाई के फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं, उनकी बीवी उनके बच्चे सब कोई जो है खेती में काम करते हैं, तो सब कोई खेती में काम करते हैं लेकिन उनका वैल्यू काउंट नहीं होता है, तो उनके वैल्यू का वेजेस भी तो होना चाहिए। किसान भाई को ही सिर्फ वहाँ पे पैसे क्यों मिल रहे हैं, उनकी बीवी जो इतना दिन रात खट के जो फसल में खेत में रहती है, उनके बच्चे जो टाइम स्पेंड करते हैं खेत में, तो उन लोग को भी तो वहाँ पे खर्चे मिलने चाहिए ना, उन लोग को भी उनका वेजेस मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ इंक्लूड किया जाता है, ये चीज़ें C2 में किया जाता है, A2 और FL में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे डिमांड होता है, यानी कि आप देखोगे कि हमेशा से डिमांड है कि C2 मेथड हम लोग के कंट्री में अपनाना चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री में A2 मेथड है। साथ ही साथ आप देखो कि ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि C2 का जो 50% है ना वो यहाँ पे प्रॉफिट कंपोनेंट के लिए भी ऐड करना चाहिए, और तब जाकर यहाँ पे MSP को डिटरमाइन करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में आप समझिए कि हमारे यहाँ जो है हमारे यानी MSP को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके का मेथड होता है। एक होता है A2, दूसरा है यहाँ पे A2 प्लस FL, और तीसरा है यहाँ पे C2, ठीक है। A2 में मान लीजिए कि जिस तरीके का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखा जाता है, तो उसमें मान लीजिए कि अगर यहाँ पे किसान को 500 मिल रहा है, ठीक
ठीक है, A2 में 500 मिल रहा है। तो वही A2 प्लस FL के अगर प्रोसीजर से देखें जिसमें कि फैमिली लेवर के वैल्यू को भी ऐड किया गया है, तो फैमिली लेवर के वैल्यू को अगर मान लीजिए कि 5 इंसान है, तो 5 इंसान को अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 इंसान है और 4 इंसान को मान लीजिए कि 50 रुपये पर हेड अगर दिया जा रहा है, तो 200 रुपये हो गया 4 इंसान का। तो यानी कि 500 प्लस यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फैमिली को, किसान भाई को यहाँ पे 700 मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ आप C2 में देखो, C2 में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि A2 का तो सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, A2 तक तो मिलेगा, यानी कि 700 तो यहाँ पे मिल ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेंट है, यानी कि लीज पे अगर कोई किसान लिए हुए हैं या फिर अपना खुद का इंटरेस्ट है उनका, तो अगर लीज पे लिए हुए हैं तो उनका रेंट भी उनको देना है। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करके मान लो कि 300 यहाँ पे उनको अगर और मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि एक किसान भाई को यहाँ पे 1000 रुपये मिलेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो C2 से ही किसान भाई को फ़ायदा होगा। A2 से सबसे कम फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा C2 का होगा। तो ये चीज़ों की डिमांड होती है कि C2 को फॉलो किया जाए, ना कि A2 प्लस FL। और इंडिया में अभी क्या फॉलो किया जा रहा है, किस बेसिस पे यहाँ पे MSP दिया जाता है, तो A2 प्लस FL पे जो है यहाँ पे MSP डिसाइड होता है इंडिया में। लेकिन फॉलो करने की बात आती है कि C2 को यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप समझ सकते हो, अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस में कितना ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कितना ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तो ये था A2 वर्सेस C2 डिबेट। अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं कि जो एफोर्सेट फ्रेमवर्क है MSP का, इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी कि यहाँ पे MSP के केस में जो जो क्रॉप्स में लगाया गया है, 23 क्रॉप्स ही है, तो 23 क्रॉप्स में जो सरकार के द्वारा डिफाइन किया जाता है कि हाँ वो इतने बेसिक पेमेंट में जो है उनकी फसल को खरीद लेंगे, तो उसके केस में ये एप्लीकेबल होता है। यानी कि एक प्राइस सपोर्ट दिया जा रहा है, तो एक स्कीम है जिसमें कि प्राइस सपोर्ट स्कीम कहते हैं, यानी कि इसमें जो है फार्मर्स को सपोर्ट किया जाता है। सेकेंड है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इसमें क्या है कि कॉमोडिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका MSP नहीं नोटिफाई किया गया है। 23 क्रॉप्स के अलावा भी ऐसे बहुत दर्जनों भर के जो क्रॉप्स है उनमें जो MSP सरकार नहीं देती है, तो उसको क्या करती है, उन सारे कॉमोडिटीज़ को भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिसको यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं। यानी कि सरकार यहाँ पे मार्केट में उतर के आती है और वो इंटरवीन करती है, यानी कि वो भी यहाँ पे मोल भाव लगाती है, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी वो मोल भाव लगाती है, जिसको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, यानी कि ये एक तरीके का स्कीम है जिसमें कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है अगर किसी भी तरीके के कमोडिटीज़ का अगर प्राइस हाई हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि प्याज का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का स्कीम लाया गया है। यानी कि ये एक फ़ंड बनाया गया है जिसमें कि ऑल ओवर द स्टेट में, ऑल ओवर द यूटीज़ में, पूरे हमारे कंट्री में जो है ना, एक कोई भी कमोडिटीज़ की जो है ना प्राइस स्टेबलाइज होनी चाहिए पूरे 1 साल तक। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आप प्याज खाओ और 6 महीने आप प्याज ना खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही आप देखो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे सेंट्रल पूल के लिए ऑपरेट करती है, यानी कि वीट और जो पैडी है उसको यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता है, जिससे कि हम अपने बफर नॉर्म्स को मीट कर सके। और हमारा जो टारगेट है PDS का ना, वो पूरा किससे होता है, तो वीट और पैडी से ही होता है। PDS क्या है, जो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे सस्ते दाम में, सब्सिडाइज रेट में जो है उनको PDS के रूप में उनको अनाज वगैरह दिया जाता है। तो PDS में जो अनाज वगैरह दिया जाता है उसके लिए अलग से जो आप देखोगे कि उसको उगाया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते दाम में जो है अनाज का उपलब्धि हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI है वो यहाँ पे सेंट्रल पूल भी करती है। तो ये 4 ऐसा चीज़ है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए। साथ ही अब देखिए कि जो रिफॉर्म लाया गया है, ये आपका जो है पहले PM आशा लाया गया था। PM आशा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो PM आशा क्या है, PM आशा की पहले फुल फॉर्म समझिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यानी कि यहाँ पे जो है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी कि फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि सारे लोगों को यहाँ पे जो है यहाँ पे अनाज मिले। तो ये जो PM आशा था ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। कहने का मतलब है कि अम्ब्रेला यानी कि छाता जैसा बहुत बड़ा स्कीम है, इसके अंदर आपको सब स्कीम देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्कीम है। ये फूड सिक्योरिटी के फील्ड में एक बहुत बड़ा स्कीम है, इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्कीम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं, जैसे आप लोग आयुष्मान
आयुष्मान भारत देखते हो, वो हेल्थ सेक्टर में एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि उसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएम आरोग्य योजना है, तो उस तरीके से उसकी छोटे छोटे कंपोनेंट है। तो इसी तरीके से पीएम आशा के अंदर भी यहाँ पे कंपोनेंट है। पहला क्या है, वही चीज़ है प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी कि प्राइस को सपोर्ट करने के लिए है यहाँ पे फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यानी कि सरकार इसको जो है ना लेती है, दालें हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, कोपरा हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा लिया जाता है। सेकंड है यहाँ पे कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यानी कि यहाँ पे अगर पैसे की कमी हो जाती है तो उसके लिए सरकार यहाँ पे करेगी। यानी कि आप समझो कि ये जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। अगर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि एमएसपी यानी कि जो सरकार यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, और उससे जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेलिंग और जो मॉडल प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस ही आप लोग रखिए, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उसको यहाँ पे सरकार के द्वारा पे किया जाता है, जिसको कि कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी। मान लीजिए कि एमएसपी यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे सेट किया गया है। प्याज के लिए अगर आप देखोगे तो 10 रुपया पर केजी यहाँ पे जो है ना सरकार के द्वारा एमएसपी जो है यहाँ पे रखा गया है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इससे भी कम हो रहा है, यानी कि 8 रुपीज़ पर केजी में जो है यहाँ पे बेचा जा रहा है। जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो चीज़ों की दाम बहुत घट जाती है, ठीक है। अगर डिमांड है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो चीज़ों की डिमांड घट जाती है, तो उनका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 8 रुपया पर के में, यानी कि किसान तो घाटे में चल गए। और इसमें कितना यहाँ पे घाटे पे चल गए, तो पर के यहाँ पे 2 रुपया का घाटा हो रहा है किसान को। तो ये जो 2 रुपया का घाटा हो रहा है ना किसान को, ये सरकार किसान को जो है पे करेगी, जिसको कि यहाँ पे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम कहते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे इसका क्या कंपोनेंट है, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, यानी कि अगर इसी के साथ देखें, यानी कि पहले प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के साथ देखें, तो यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया है कि ऑयल सीड के लिए जो है ना स्टेट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि वो जो है प्राइवेट कंपनीज उसको प्रोक्योर करके स्टॉक करके भी रख सकती है। और कभी कभी आप देखते हो कि क्या होता है, किसी किसी सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर दिया गया है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना स्टॉक करके रख ले। जब मार्केट में वो जैसे मार्केट में आपका प्याज की कमी हो जाती है, तो प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी कि उस समय जो है सप्लाई कर देगी। तो उस समय अगर सप्लाई हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस रहेगा, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा कि 6 महीने प्याज खाए 6 महीने प्याज नहीं खाए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं होगी। यानी कि ओवरऑल आप देखो कि सरकार का यहाँ पे मेन एम यही है कि जो जितने भी क्रॉप्स हैं ना, पहले तो यहाँ पे किसान भाई है जो कि इसको उगाते हैं, तो उनको घाटा नहीं होना चाहिए। अगर उनको घाटा होना चाहिए तो इसके रिस्पॉन्सिबल सरकार है कि वो उनको पे करेंगे। सेकंड थिंग है कि कंज्यूमर को भी एक स्टेबल प्राइस में जो है सारे क्रॉप्स उनको सारे फसल जो है अनाज हमें भी मिले एक स्टेबल प्राइस में। तो इसका भी ख्याल यहाँ पे पीएम आशा के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या प्रिवलेंट इश्यूज निकल कर आ रहा है ये प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क को लेकर। सबसे पहला क्या है ना कि लिमिटेड रीच है प्रोक्योरमेंट का, यानी कि जो आप देख रहे हो कि ये एमएसपी सरकार देती है और ये कहा जा रहा है कि किसान भाई से ये एमएसपी के बेसिस पे जो है प्रोक्योरमेंट होता है, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट का स्टेटस अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत लिमिटेड है एमएसपी तक, और इसको सेक्युलर नहीं माना जा रहा है। यानी कि आप देखो कि ऑल ओवर द इंडिया में पूरी तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक अगर आप देखो तो इसको अच्छे से तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो वीट के केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एवरेज यहाँ पे 33% ही मार्क्ड सरप्लस प्रोक्योर्ड हुआ है। 90% प्रोक्योरमेंट आप देखोगे तो ये कहाँ कहाँ से होता है, सिर्फ पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश से होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि बड़े पैमाने पे खेती होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार बस कुछ लिमिटेड जगह से ही पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश से ही इस तरीके का प्रोक्योरमेंट करती है, बाकी जगह का तो यहाँ पे सरकार कुछ नहीं देखने आती। वहाँ के किसानों को एमएसपी में भी कुछ नहीं मिलता, कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो लिमिटेड रीच तक ही है। सेकंड है कि लार्जली बेनिफिटेड होता है, यानी कि वीट और पैडी फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि एमएसपी नोटिफाइड जो कमोडिटीज़ है ना उसको आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है। यानी कि प्रोक्योरमेंट अगर हम लोग दूसरे एमएसपी नोटिफाइड कमोडिटीज़ को देखेंगे तो वो ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर ऑयल सीड की प्रोक्योरमेंट अगर हम लोग देखें तो ये अभी 0.66% तक भी लो है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन का यहाँ पे सरकार कितना ली है, तो ये 0.6% से भी कम ली है। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बोला तो जाता है सरकार के द्वारा कि वो यहाँ पे मदद करना चाह रही है, फार्मर्स को एमएसपी में जो है प्रोक्योरमेंट करना चाह रही है, बट एक्चुअली जो गवर्नमेंट है वो ऐसा काम करती नहीं है।
पुअर ऑपरेशन है जो कहा जा रहा है कि प्राइस के लिए सपोर्ट किया जाएगा, तो इसका जो यहाँ पे ऑपरेशन आप देखोगे यानी कि ये कितना काम कर पा रहा है ये स्कीम, तो यहाँ पे पुअर स्कीम, यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस है। साथ ही प्रोक्योरमेंट अगर हम लोग कुछ पेरिशेबल का देखें जो कि MIS के अंदर है, तो वो आज तक इसको देखा ही नहीं गया है, यानी कि नेग्लिजेंस है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, खाली सिर्फ किताब में ही आपका कॉपी पेन में ही रह गया वो बातें, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। डिलेड एक्शन है, यानी कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट इंटरवेंशन की जो बात की जाती है, यानी कि वो सारे फसल जिसमें कि सरकार MSP नहीं दे रही है, तो उसमें क्या था कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, यानी कि सरकार जो है वो यहाँ पे मार्केट में आकर जो है उसके उस तरीके के फसल का मोल भाव करेगी जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें भी आप देखोगे ना, तो इसको भी सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा। अगर किया भी जा रहा है तो इसमें बहुत डिलेड एक्शन है, बहुत देर के बाद जो है सरकार यहाँ पे एक्शन लेती है, जिससे कि मेनली आप देखोगे इंटरमीडियरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो बिचौलिया होते हैं ना उनको बहुत फ़ायदा होता है, और सरकार तो इसमें ज़्यादातर इंटरवेन नहीं करती है, जिससे कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है। शिफ्ट हो गया है प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न में। अगर प्राइस और प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंटरवेंशन अगर हम लोग देखें, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हाईली सप्लाई और सप्लाई ड्रिवन जो शिफ्ट है वो हमें राइस वीट कंजप्शन में देखने को मिल रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में इशू अराइज होकर आ रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हमें करना चाहिए जिससे कि इस तरीके के इश्यूज़ को ओवरकम भी कर सके, और जो हमारे कंट्री में प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको और बेटर भी कर सके। अब यहाँ पे जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करने की भी बात की जा रही है, वो भी कब, तो 2022 तक। और ये जो फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, जिसके यहाँ पे चेयरपर्सन कौन थे, तो अशोक दलवाई। अब अशोक दलवाई कमेटी है जिनके द्वारा ये कहा गया कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक जो है डबल करना है। अब यहाँ पे जब ये बातें कर दी गई है तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या है कि हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट लेकर आना है। यानी कि अगर यहाँ पे रिकमेंडेशन देखें, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट स्कीम है इसको स्ट्रेंथन करना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ कुछ अच्छा खासा टूल्स भी यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट और जो रिच है वो और भी पूरे और भी स्टेट में यहाँ पे पहुँच सके, और भी क्रॉप्स को जो है यहाँ पे इस तरीके का सपोर्ट मिल सके। साथ ही टाइमली मार्केट इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। जैसे कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे देर कर देती है आने में और अपना एक्शन लेने में, तो ये काम नहीं करना है। सरकार को टाइमली यहाँ पे आना होगा, टाइमली इंटरवीन करना होगा, टाइमली जो है सारे और भी फसल्स का ध्यान रखना होगा जो जिस पे कि MSP नहीं दिया जाता है, तभी किसान भाई को यहाँ पे फ़ायदा होगा। थर्ड है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोक्योरमेंट इंटरवेंशन का, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अब हमें इसे फिर से देखने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि हम लोग PDS सिस्टम को देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखते हैं, जिसके बेसिस पे BPL जो पर्सन होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लेवल के पर्सन होते हैं, उनको सब्सिडाइज्ड रेट में फूड दिया जाता है। तो यानी कि इसमें आप देखोगे कि डिमांड और सप्लाई में जो PDS सिस्टम भी इंक्लूड है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बैलेंस करने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खिला दें, पूरी तरीके से आप जब एक न्यूट्रिशनल फूड लेते हो जिसमें कि आपका वाइटामिन, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन सब कुछ रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक बैलेंस डाइट मिलता है, आपकी एक बॉडी एक हेल्दी बॉडी होती है। तो इसी तरीके का काम करने का ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, अपनी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारा काम करना चाहिए, यानी कि सरकार को यहाँ पे एक्टिव होने का ज़रूरत है, डिले करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इंटरवेंशन टाइमली होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जिसमें उस क्रॉप पे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दें जिसमें कि MSP नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट जो इंटरवेंशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने प्रोक्योरमेंट सिस्टम को इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये MSP और प्रोक्योरमेंट में हम लोग ने क्या देखा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या यहाँ पे MSP क्या होता है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ये आप समझ गए। साथ ही साथ MSP देने का क्या क्या मेथड है, 3 मेथड हमने डिस्कस किया, A2 प्लस FL और C2। A2 वर्सेस C2 में जो है वो डिबेट चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, क्यों यहाँ पे क्या रीज़न है वो देखें हम लोग। साथ ही साथ सरकार का यहाँ पे क्या प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, वो सारे स्कीम्स हम लोग ने देखा। PM आशा क्या है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है तो इसको हमने डिस्कस किया। क्या रेलिवेंट इश्यूज़ है यहाँ पे उसके बारे में हम लोग देखे हैं, और सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। आई होप कि आप लोग को MSP और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड अब कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाए मीन्स का, तो आप लोग उसको लिख सकते हो। अगर इसी तरीके से प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन हो तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 2020 में जो MSP से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उसको मैं कल आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी। और साथ ही साथ कल स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन लिंक
लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा लेंदी है, अभी स्टार्ट करूँगी तो फिर 1 घंटे का लेसन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका स्कीम है, ठीक है। ये देखिए इतनी लंबी है, तो इसलिए कल ही स्टार्ट करेंगे, बेटर रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे की भी जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका साल ये साल तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब कल जो आपकी न्यू ईयर स्टार्ट होगी उसको अच्छे से स्टार्ट कीजिए, एकदम से फ्रेश माइंड के साथ और फ्रेश गोल के साथ और एक अच्छा खासा रेजोल्यूशंस लेके, ठीक है। आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी चैनल के साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि जितने हमारे सब्सक्राइबर है उतने ही हमारे अनसब्सक्राइब्ड पर्सन्स भी है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन लगता है। जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड करूँ। लेकिन बस ऐसे ही आप देखते हो, मुझे पता है आप लोग को नोटिफिकेशन में आ जाता है, जब भी आप लोग एक वीडियो देखते हो तो बार बार यूट्यूब आपको वही वीडियो देखने के लिए, उसी की दूसरी तीसरी वीडियो देखने के लिए आपको रिकमेंडेशन में दे दिया जाता है। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या होता है कि आप लोग हमारे फैमिली का पार्ट बन जाते हो। तो जब भी मैं वीडियो कभी भी अनटाइमली अगर कोई वीडियो छूट नहीं पाएगा, इस तरीके का आपका रह जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए आगे। फिर भी इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई सजेशंस होती है तो आप फ्री हो कि आप आराम से कमेंट करो, आंसर भी कमेंट कीजिए, कल फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।